नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। जमुई जनसभा में परिवारवाद पर कुछ नहीं बोलने पर मीसा भारती ने पीएम मोदी से पूछा सवाल। अपनी सभाओं में परिवारवाद पर प्रहार करने वाले पीएम मोदी ने गुरुवार को जमुई की रैली में परिवारवाद पर कुछ नहीं बोला, जिसको लेकर अब विरोधी उन पर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी नेता और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी कैंडिडेट मीसा भारती ने भी पीएम मोदी के परिवारवाद पर नहीं बोलने पर सवाल उठाए हैं। मीसा भारती ने कहा कि दामाद के लिए प्रचार करने आए पीएम ने परिवारवाद पर एक शब्द तक नहीं बोला। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल पर लगाए आरोप, कहा अफसर नहीं सुनते हैं मंत्रियों की बात। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का कहना है कि मंत्रालयों में तैनात अफसर संबंधित मंत्रियों के निर्देश नहीं मान रहे हैं। उपराज्यपाल भी ऐसे अफसरों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब कोर्ट ही एकमात्र सहारा है। दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचित सरकार को सर्विसेज देने का आदेश दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने GNCTD संशोधन अधिनियम लागू कर उस अधिकार को छीन लिया है। यही वजह है कि मंत्रियों के बार बार निर्देश देने के बाद भी केंद्र सरकार के अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं और उपराज्यपाल भी मंत्रियों की अपील का जवाब नहीं देते हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर संविधान बदलने का लगाया आरोप। विगत गुरुवार को जमुई में एनडीए के तमाम नेताओं ने पीएम मोदी के चुनावी जनसभा में विपक्ष पर जोरदार जुबानी हमला बोला। इसके बाद अब इस पूरे मामले में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ही अंदाज में एनडीए पर पलटवार किया है। तेजस्वी ने भाजपा पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ही बदलने वाली नीयत रखने का भी आरोप लगाया है। दरअसल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो भाजपा के एक सांगठनिक बैठक का है, जिसमें नीतीश सरकार के मंत्री प्रेम कुमार की मौजूदगी में संविधान बदलने की बात कही जा रही है। ऐसे में तेजस्वी ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का भी आरोप लगाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन पर की टिप्पणी, कहा हमें मत बताओ चुनाव किस प्रकार होने चाहिए। भारतीय चुनावों पर ज्ञान देने वाले संयुक्त राष्ट्र को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया है। जयशंकर ने बृहस्पतिवार को भारत में चुनावों पर संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी की हालिया टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि वैश्विक निकाय को यह बताने की जरूरत नहीं है कि देश में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। विदेश मंत्री ने यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता के बयान से जुड़े सवाल पर की, जिसमें प्रवक्ता ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि भारत में लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम होगा। जदयू का दामन छोड़ सन्नी हजारी ने थामा कांग्रेस का हाथ। बिहार की सियासत में उलटफेर जारी है। इस बार नीतीश कुमार की जेडीयू को फिर से जोरदार झटका लगा है। जनसंपर्क विभाग के मंत्री माहेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। समस्तीपुर सीट से चुनाव लड़ने की उनकी आकांक्षा थी, लेकिन समस्तीपुर सीट से टिकट नहीं मिलने के चलते वे नाराज चल रहे थे। वहीं पटना के विक्रम से पूर्व भाजपा विधायक अनिल कुमार ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। द केरला स्टोरी के दूरदर्शन पर प्रसारित होने पर सियासत गर्म। लोकसभा चुनाव से पहले बॉलीवुड फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर राजनीतिक एक बार फिर गर्मा गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इसे दूरदर्शन पर प्रसारित करने से रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, दूरदर्शन की ओर से ध्रुवीकरण को बढ़ावा करने वाली फिल्म द केरला स्टोरी को प्रसारित करने का निर्णय बेहद निंदनीय है। वहीं इसके बाद केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने इसे लेकर केरल के सीएम पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जिसे सेंसर बोर्ड ने अनुमति दे दी है। ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि जब ऐसी फिल्म प्रसारित हो रही है तो उन्हें क्यों चिंता हो रही है। मालूम हो कि दूरदर्शन ने 5 अप्रैल को रात 8 बजे फिल्म द केरला स्टोरी को टेलीकास्ट करने का फैसला लिया है। पप्पू यादव पर कांग्रेस करेगी कार्रवाई, नामांकन वापस लेने का दिया आदेश। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारी वापस लेने को कहा है, अन्यथा उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
महागठबंधन की ओर से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पप्पू यादव ने बगावती तेवर अपनाते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। कांग्रेस की इस मांग और आरजेडी के दबाव के बीच उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भावुक हुए पप्पू यादव लोगों के सामने भाषण देते हुए रोने लगते हैं। वीडियो में पप्पू यादव अपने नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं और आम लोगों को संबोधित करते नजर आते हैं। इस दौरान वे अपने मन की बात जनता के सामने कहते कहते रोने लगते हैं। अनुच्छेद 370 हटने से खुश लोगों को उमर अब्दुल्ला ने भाजपा को वोट देने कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि अगर लोग पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से खुश हैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कार्यक्रम में कहा, लोगों को फैसला करना चाहिए और दिल्ली को एक संदेश भेजना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले से संतुष्ट हैं तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर वे अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से नाखुश हैं तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन में कांग्रेस को कोई नहीं दे रहा तरजीह, गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर दिया बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मची भगदड़ पर गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस की साख दिनों दिन गिरती जा रही है। इंडी गठबंधन के लोग कांग्रेस को तरजीह नहीं दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जैसे नेता ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। वहीं पूर्णिया सीट को लेकर महागठबंधन और पप्पू यादव के बीच मचे घमासान पर गिरिराज ने कहा कि पूर्णिया में एनडीए की जीत तय है, चाहे कोई भी चुनाव लड़े। बिहार के गरीब गुरबा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ है। कांग्रेस के जारी किए गए घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार 5 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र 5 न्याय पर आधारित है। कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 में अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो सरकार गरीब परिवार की महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की सहायता देगी। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी का भी वादा किया गया। नित्यानंद ने लालू यादव को दी राजनीति छोड़ने की चुनौती। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत तेज हो गई है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान सामने आया है, जिसमें वह राजद सुप्रीमो लालू यादव को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लालू यादव के सामने एक शर्त रख दी है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री और उजियारपुर से भाजपा उम्मीदवार नित्यानंद राय ने कहा कि ऐसी अटकलें हैं कि आलोक मेहता मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले मैंने लालू यादव को चुनौती दी थी कि वे अपना उम्मीदवार लेकर आएं। अगर मैं हार गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वहीं अगर आप हार गए तो आप और आपका पूरा परिवार राजनीति छोड़ देगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राजस्थान पहुंचे और चुरू जिले में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा और केंद्र सरकार की योजनाएं गिनवाई। पीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भगवान राम के सबूत मांगते थे। देश हित से भी ज्यादा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में जाकर कहा था कि प्रभु श्री राम तो काल्पनिक हैं, और जब कुछ महीने पहले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना पूरा होने की खुशी में पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, तब कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। सरकार को घेरते हुए शायराना अंदाज में लालू प्रसाद यादव ने लिखा पोस्ट। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शायराना अंदाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर सरकार को घेरा है। उन्होंने मोदी सरकार को झूठ का दरबार बताते हुए कहा कि जनता ने ठाना है मोदी सरकार का झूठ मिटाना है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
बीजेपी ज्वाइन न करने पर धमकी मिलने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। आतिशी को इस नोटिस का सोमवार दोपहर 12 बजे तक जवाब देना होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि नोटिस के प्रत्येक पैरा का लिखित में जवाब दिया जाए। बता दें कि आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला था, जिसे ठुकराने पर उन्हें बीजेपी द्वारा धमकी दी गई। शाहनवाज हुसैन ने मुकेश सहनी पर दिया बड़ा बयान। बिहार के सियासी गलियारे में यह चर्चा तैर रही है कि मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी लालू और तेजस्वी के सहयोग से महागठबंधन में जा सकती है। कहा जा रहा है कि राजद से मुकेश सहनी की बात बन गई है, सिर्फ इसका ऐलान होना बाकी है। इस पर एक न्यूज चैनल से बात करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुकेश सहनी की पार्टी का कहीं कोई असर अब नहीं दिख रहा है। बिहार के निषाद समाज के लोग हरि सहनी को अपना नेता मान रहे हैं। अगर उनका समझौता राजद से हो भी जाता है तो कितने घंटे कितने मिनट दोनों साथ रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने हर बार उतारा नया चेहरा। हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भाजपा ने पिछले 2 चुनाव में दोनों बार प्रत्याशी बदला है और हर बार जीत हासिल की है। इस बार भी पार्टी ने प्रत्याशी बदलते हुए कांग्रेस से आए नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से टिकट दिया है। सन्नी हजारी के कांग्रेस में शामिल होने पर विजय चौधरी ने दिया बयान। जदयू मंत्री अशोक चौधरी की बेटी समस्तीपुर से लोजपा रामविलास पासवान के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं जदयू मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी कुमार भी कांग्रेस के टिकट पर समस्तीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। अब इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले आधिकारिक तौर पर जानकारी मिल जाए, इसके बाद बात करेंगे। अगाथा संगमा ने CAA पर दिया बयान। मेघालय को छूट मिली इसलिए किया समर्थन। नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता एवं मेघालय के तुरा से वर्तमान सांसद अगाथा संगमा ने CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने CAA को समर्थन दिया क्योंकि मेघालय को इससे छूट दी गई थी। गौरतलब है कि CAA पर उनके रुख के लिए उन्हें विपक्षी दलों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर गारो हिल्स को CAA में शामिल किया जाता तो वह विधेयक का समर्थन नहीं करती। जमुई के बाद नवादा में PM मोदी करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। गुरुवार 4 अप्रैल को जमुई में रैली को संबोधित करने के बाद अब 7 अप्रैल को PM मोदी नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं अमित शाह भी 9 अप्रैल को औरंगाबाद में चुनावी जनसभा करेंगे। बता दें कि अमित शाह पहले पटना जाएंगे, जहां से वो चुनावी सभा के लिए औरंगाबाद निकलेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद वे फिर पटना लौटेंगे, जहां बिहार भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ वे चुनावी रणनीति पर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। तो वहीं पार्टी सूत्रों के अनुसार 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागलपुर या गया में चुनावी सभा को संबोधित करने की संभावना है। 7-8 दिन में जारी हो सकता है बीजेपी का घोषणा पत्र। रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र लगभग तैयार है और 7-8 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। बीजेपी के कई नेता होंगे जेल में बंद। मीसा भारती ने बीजेपी पर दिया बड़ा बयान। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती तीसरी बार पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं और पूरी जोर शोर से जनसंपर्क अभियान में जुटी हैं। मीसा भारती ने 5 अप्रैल को पटना के कई इलाकों में जनसंपर्क किया। वहीं इस दौरान मीसा भारती ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर देश में हमारी सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के कई नेता जेल में बंद होंगे। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि PM मोदी के बिहार में चुनावी रैली से चुनावी समीकरण में क्या बदलाव हो सकता है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।